हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ये कूलम्स लॉ। ठीक है। तो आप लोगों को चार्ज के बारे में जानती होंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के बारे में भी जानती होंगे। तो अगला हमारा ये टॉपिक है क्या, कूलम्स लॉ। ठीक है। तो कूलम्स लॉ में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें कूलम्स फोर्स के बारे में पढ़ना है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके बारे में, जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है। ठीक है। दो चार्ज या मल्टीपल चार्जेस के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमें पता है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात करूं। ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, बट जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो कितना है, जो फोर्स उनके बीच में लग रहा है वो कितना फोर्स है, ये हमें नहीं पता। ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हम कूलम्स लॉ का यूज करेंगे। ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं आगे। फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगता है अदर चार्ज पर। ठीक है। और हम स्टडी करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, क्योंकि देखिए हमें पता है कि जो हमारा फोर्स है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म भी होगा। ठीक है। तो हम फोर्स का वेक्टर फॉर्म भी यहाँ पे पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी यहाँ पर पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ऐसा नहीं है कि दो चार्जेस ही लेने हैं हमें। ठीक है। मल्टीपल चार्जेस भी हो सकते हैं, उनके बीच का इंट्रैक्शन आपस में हो सकता है। तो मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी सिंगल चार्ज पे कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो हमें नेट निकालना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे जो फोर्स होता है, कूलम्स ने बताया कि जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी बोथ चार्जेस। सपोज अभी हमने दो पॉइंट चार्ज लिए हैं Q1 एंड Q2। ठीक है। अभी हमने दो पॉइंट चार्ज लिए हैं Q1 एंड Q2। ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R। ठीक है। तो जो फोर्स होता है इन चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। सपोज अगर ये चार्ज ज्यादा हुआ तो भी फोर्स बढ़ जाएगा, ये चार्ज बढ़ाएंगे तो भी फोर्स बढ़ जाएगा, और साइमल्टेनियसली दोनों चार्ज बढ़ाएंगे तब भी फोर्स बढ़ेगा। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, अगर जितना ही ज्यादा बड़ा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है। दूसरा कि अगर हम फोर्स, अगर मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा देता हूं, सपोज मैंने इसका भी मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, Q1 का भी मैग्नीट्यूड डबल कर दिया और Q2 का भी मैग्नीट्यूड डबल कर दिया। ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। या मैंने किसी एक चार्ज को डबल कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। ठीक है। अगर हमने किसी एक चार्ज को भी डबल कर दिया तो कूलम फोर्स भी डबल हो जाएगा। ठीक है। फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये फोर्स, कूलम फोर्स की बात हो गई। ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। फोर्स ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। ठीक है। जितना हम ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे चार्ज के बीच का उतना ही फोर्स कम होता जाएगा। ठीक है। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कह सकते हैं। ठीक है। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे यहाँ पर देखिए, Q1 Q2 और R² को कंबाइन करेंगे तो ये एक पूरा फॉर्म आ जाएगा इसका प्रोपोर्शनैलिटी के फॉर्म में। ठीक है। अब हमें ये पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसकी वैल्यू हमने ली है स्मॉल के। ठीक है। ध्यान रखना कि इसमें जो वैल्यू हमने ली है स्मॉल के ली है। ठीक है। और स्मॉल के की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0। स्मॉल के की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0। और इसकी वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹
9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन क्या होता है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब ये परमिटिविटी क्या होता है, देखिए ये जो परमिटिविटी है ऑफ फ्री स्पेस का मतलब है यहाँ वैक्यूम है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज के बीच का फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे वैक्यूम है, सपोज यहाँ पे जो मीडियम है वो क्या है, वैक्यूम, या फिर एयर भी हो सकता है, ठीक है। तो वैक्यूम के लिए हम क्या ले रहे हैं, फ्री स्पेस के लिए क्या ले रहे हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी ले रहा हूं मैं, 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स इंटू मीटर टू द पावर -2, ठीक है। या इसको सिंपली यही लिख सकते हैं क्या, इसका इन्वर्ट कर दीजिए, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका अपोजिट, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप डायमेंशनल फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं, इसको चाहे तो आप डायमेंशनल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि कैसे आया ये, ठीक है। अब देखिए ये जो डिपेंड करता है, जो फोर्स डिपेंड करता है इनके बीच की डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे जो स्पेस है, ठीक है, अगर कोई मीडियम है तो उस पर भी डिपेंड करेगा, और नहीं तो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये फिक्स वैल्यू रहती है। अगर कोई मीडियम आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको आप एम भी लिख सकते हैं, या ओनली आप एप्सिलॉन लिख दीजिए। ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल के। अब एक कैपिटल के क्या है यहाँ पर, कैपिटल के क्या है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। मान लीजिए यहाँ पर सपोज आपने दो चार्ज के बीच में वाटर डाल दिया, ठीक है, तो वाटर का के कितना होता है 81, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये के क्या है हमारा, के हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये फोर्स को हमेशा रिड्यूस करेगा, फोर्स को कम करेगा, बढ़ाएगा कभी नहीं, ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, तो फोर्स कम ही होगा, फोर्स ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो जितना स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक होगा, जितना अच्छा इंसुलेटर होगा, उतना ही चार्ज यहाँ पर, उतना ही फोर्स यहाँ पर कम आएगा, ठीक है। तो आप एक कंफ्यूजन ये ना रहनी चाहिए, देखिए यहाँ पे स्मॉल के भी है और यहाँ पर कैपिटल के है। ये जो कैपिटल के है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, और स्मॉल क्या क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको शॉर्ट में लिखा गया है, जबकि ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी फोर्स की बात हो गई, ठीक है। ये जो F/4 लिखा है, इसका मतलब क्या, अगर डिस्टेंस को आप डबल करेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4, आर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप अगर आर को 2r कर देंगे तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर, ठीक है। तो यानी फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4, क्योंकि अगर यहाँ पे 2r हो गया, सपोज यहाँ पे कितना हो गया, r के प्लेस पे 2r, तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। ये जो 4r है ये डिनोमिनेटर में रहेगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स ऑफ दी प्रीवियस फोर्स, जो पहले फोर्स लग रहा था उसका 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए इसकी लिमिटेशंस क्या है, द चार्जेस टू बी कंसिडर्ड आर पॉइंट चार्जेस। पहली बात कि जो कूलम फोर्स अप्लीकेबल है वो पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है, मतलब स्मॉल चार्ज होने चाहिए, या फिर अगर बड़े चार्ज भी हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि दो बड़े बड़े स्फीयर हम ले आए और उनका रेडियस भी कंसीडर करना पड़ेगा हमें। मान लीजिए दो बहुत बड़े बड़े कंडक्टर लेकर के आ गए हम, ठीक है, और उसका रेडियस 1 मीटर है, ठीक है, और उस पर चार्ज है 2 कूलम या 1 कूलम, तो उनके बीच का जो गैप है, तो अब वो जो गैप है, अब उस तरीके से फोर्स नहीं लगेगा उस पर, ठीक है। अब हमें फिर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, F = Q × E, ठीक है।
तो पॉइंट चार्ज अगर होगा तब तो हम कूलम फोर्स अप्लीकेबल है हमारे लिए, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लीकेबल है। लेकिन अगर चार एक्सटेंडेड बॉडी हो गई, अगर एक्सटेंडेड बॉडी मतलब पॉइंट चार्ज नहीं, बड़ी बॉडी है, तो उस केस में इसकी लिमिटेशंस है, वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा फोर्स का जो आना चाहिए। तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिलहाल के लिए अभी हम कूलम फोर्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। दूसरा कि चार्ज स्टेशनरी होना चाहिए, चार्ज रुका हुआ होना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए हम पढ़ क्या रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो चार्ज अगर रेस्ट पे हो गए, उनकी उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो फोर्सेस का एक्यूरेट रिजल्ट तभी आएगा जो फोर्स हम फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, जब ये चार्ज स्टेशनरी होंगे। क्योंकि अगर चार्ज मूव कर रहा होगा, तो चार्ज मूव करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलता ही, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी निकलने लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता ही है, इससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो कंसीडर नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। तो वो जो एक्यूरेट रिजल्ट है वो नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम कूलम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसमें चार्ज क्या होने चाहिए, स्टेशनरी होनी चाहिए, ठीक है। या वेरी ग्रेजुअली मूव करना चाहिए, वेरी स्लोली आप उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको साथ धीरे धीरे करके पास लाएंगे या दूर ले जाएंगे, ठीक है। तब उसकी स्टडी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए, अब धीरे धीरे हम लोग वेक्टर फॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्स, ये यहाँ पे 1 2 होना चाहिए, यहाँ पे ये 1 2 होना चाहिए, और ये 2 1 होना चाहिए, ठीक है। तो F12 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। दोनों चार्ज क्या है, देखिए दोनों लाइक चार्जेस हैं। तो लाइक चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। और लाइक चार्ज जब रिपेल करेगा, तो ये इसको इधर की तरफ भगाएगा, और ये वाला चार्ज उसको उधर की तरफ पुश करेगा। तो ये क्या महसूस कर रहा है कि ये इसको इधर भगा रहा है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का वेक्टर किधर है, इस तरफ है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस तरफ आएगा, मतलब F12 इस तरफ आएगा। और फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये जाएगा उस साइड जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब क्या है कि देखिए, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर हैं, ठीक है। F12 इक्वल टू F21, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो ये फोर्स बराबर है। मतलब जितने से ये इसको पुश करेगा, उतने से ये इसको पुश करेगा। अगर ये 10 न्यूटन से इसको पुश कर रहा है, तो ये 10 न्यूटन से इसको पुश करेगा, ठीक है। बिकॉज एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, ठीक है। जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा, ये तो लॉ एप्लीकेबल होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन देखूं, तो वो अपोजिट दिख रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो आपको पता है एक्शन रिएक्शन का जो पेयर होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। कहने का मतलब है, अगर ये इधर की तरफ लग रहा है, तो उधर लगेगा। निगेटिव साइन का मतलब है दो वेक्टर अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों 10-10 न्यूटन लगा रहे हैं, दोनों का 10-10 है, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। एग्जाम्पल के लिए, अगर F12 हमारा मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में लग रहा है 10 न्यूटन, तो उसको लिखेंगे 10I। तो F21 किधर लगेगा, -10I डायरेक्शन में लगेगा, आई कैप डायरेक्शन में, ठीक है। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना चाह रहा है, और दूसरा निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना चाह रहा है, ड्यू टू फोर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं अनलाइक चार्जेस, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस में क्या होगा, यहां पर भी थोड़ा सा इसको एडिट करना पड़ेगा। ये F12 है, और ये F21 है, ठीक है। इधर की तरफ क्या है, F12, और इधर की तरफ क्या है, F21, ठीक है। अब देखिए, दोनों चार्जेस अनलाइक, दोनों अनलाइक चार्जेस तो अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको क्या महसूस होगा, इसको क्या फील होगा कि ये मुझको खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। तो ये उधर जाएगा, और ये इसको खींचेगा, तो ये भी इसको खींचेगा, ठीक है। अगर ये इसको खींच रहा है, तो ये
इसको अपनी तरफ खींचेगा, दोनों अपनी तरफ एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो जो F12 है वो 1 पे लग रहा है ड्यू टू 2, ठीक है, और जो F21 है वो 2 पे लग रहा है ड्यू टू 1, ठीक है। दोनों आकर के, अगर ये फ्री है तो ये दोनों आकर के टकरा जाएंगे चार्जेस, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसमें वेक्टर फॉर्म इस तरीके से हम बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से हम कुछ कॉन्सेप्ट टेस्ट के लिए रेडी फॉर चैलेंज ये ले रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को करके देखिए एक बार, 2 मिनट का आप पॉज ले सकते हैं, इस न्यूमेरिकल को करके देखिए एक बार, ट्राई करके देखिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 2 पॉइंट लाइक पार्टिकल्स, पॉइंट लाइक पहले ही लिख दिया बिकॉज एक्सटेंडेड बॉडी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर कूलम फोर्सेस अप्लीकेबल नहीं रहेंगे, एक्यूरेटली अप्लीकेबल नहीं रहेंगे। तो 2 पॉइंट लाइक पार्टिकल्स कैरिंग चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁹ 10⁻⁹ मतलब नैनो कूलम। तो 3 नैनो कूलम एक पे चार्ज है और दूसरे पर कितना है, -5 × 10⁻⁹, यानी दूसरे पे चार्ज कितना है, -5 नैनो कूलम। डिटरमाइन आर 2 मीटर अपार्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम एंड स्टेट वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव है, तो कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, पॉइंट चार्ज है इसलिए, ठीक है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अब फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो चार्ज दिया है हमारे पास Q1, एक को Q1 ले लेंगे, दूसरे को Q2 ले लेंगे, ठीक है, एक को Q1 दूसरे को Q2 ले लेंगे, और डिस्टेंस दे रखा है R, सब कुछ गिवन है। तो इसका आंसर आप लोग एक बार निकाल के देखिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर Q1 एक को लिया, दूसरे को Q2, आप इसको Q1 ले सकते हैं, इसको Q2 ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि Q1 × Q2 क्या है, वैसे भी प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। 3 × 6 करेंगे तब भी 18 आएगा, और 6 × 3 करेंगे तब भी 18 ही आएगा, ठीक है। और R गिवन है, यहाँ पर R रखेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर देखिए क्वेश्चन, अगर मैं NCERT की बात करूँ तो इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको कि सेंटीमीटर में दिया होगा डिस्टेंस, तो उसको आप मीटर में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर तो मीटर में दे रखा है, अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दिया होता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर मान लीजिए R की वैल्यू कितनी होती, 5 सेंटीमीटर होती, ठीक है, तो क्या करते, तो मैं इसको लिखता 5/100 आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 0.05 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। 0.50 मीटर, मीटर में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो फोर्स है वो हमारा क्या है, न्यूटन में है, MKS में, SI में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी, कूलम फोर्स की बात हो गई। दूसरा, अगर मैं CGS की बात करूं, तो अगर मैं CGS की बात करूं तो CGS में K की वैल्यू 1 होती है, जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट आया था K, स्मॉल k, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। चीज ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूं। सपोज एक चार्ज है हमारे पास Q1, दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है। तो Q1 जो दिया हुआ है वो सपोज स्टेट कूलम में दे रखा है, मान लीजिए ये 1 स्टेट कूलम है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, स्टेट कूलम CGS में होता है, ये भी 1 स्टेट कूलम में ले रहा हूँ सिंपल कैलकुलेशन के लिए। स्टेट कूलम क्या होता है, स्टेट कूलम का मतलब है कि हम चार्ज का जो यूनिट ले रहे हैं वो CGS में ले रहे हैं, ठीक है। SI में तो कूलम हो गया, इसमें क्या होता है, स्टेट कूलम होता है। तो अगर मैं स्टेट कूलम में लूंगा और सपोज इनके बीच का डिस्टेंस वो भी CGS में लेना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ मैं सपोज, ठीक है। तो फोर्स 1 डाइन आएगा, फोर्स क्या आएगा, फोर्स हो जाएगा KQ1 Q2/R²। K की वैल्यू यहाँ पे अब 1 हो जाएगी, जबकि MKS में K की वैल्यू, या SI में K की वैल्यू कितनी थी, 9 × 10⁹ थी, पर यहाँ पर K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। Q1 भी 1 है, Q2 भी 1 है, और R भी 1 सेंटीमीटर है,
तो फोर्स कितना आएगा, 1 ही आएगा, पर ये किस में आएगा, सीजीएस में है तो डाइन में आएगा। तो 1 डाइन का फोर्स इनके बीच में एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है। 1 डाइन का फोर्स इनके बीच में क्या हो रहा है, एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए वहीं पे आते हैं। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं यहाँ पर, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। और उनके बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है 10⁻⁻10, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन करना है हमें, ठीक है। किसके बीच में, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्या है, प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है, प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है। सपोज ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया और ये क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस r दे रखा है 10⁻10, ठीक है। चार्ज भी हमें पता है, चार्ज कितना दोनों का सेम रहेगा, चार्ज दोनों का सेम रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है निगेटिव में, और ये पॉजिटिव में होता है, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका कंपैरिजन करना है। तो देखिए 11th की अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग को पता है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो तो न्यूक्लियर फोर्स है। इससे जो पहले फोर्स आता है हमारा वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे वीक फोर्स होता है। तो यहाँ से तो हमें ये पता लग रहा है कि जो सबसे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो वीक है तो उसकी वैल्यू कम आएगी और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। क्योंकि दोनों पॉइंट चार्ज हैं, एक प्रोटॉन है दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगना ही लगना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। कितना आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 मिनट पॉज करके आप चाहे तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि कितनी वैल्यू आ रही। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, के Q1 Q2, ठीक है। के Q1 इंटू Q2 मतलब के Q1 कितना है वो भी चार्ज E है और Q2 भी कितना है वो भी E है, अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये कौन सा फोर्स है, E का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, E का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ऐसे ही ये एफ जी का मतलब क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आर से तो आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, आपका बच रहा है ये के ई स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, आप इसको याद भी कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू ज़्यादा आने वाली है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो देखिए के की वैल्यू रखी है यहाँ पर 9 इंटू 10⁻9 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर। और जो कैपिटल जी होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल, उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻19 इंटू m1 इंटू m2, ठीक है। दोनों का मास अलग अलग होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है और प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27, अप्रॉक्सीमेट 1800 से 2000 गुना होता है इसका मास ज़्यादा, किसका, प्रोटॉन का मास, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये आया 10⁻39 के ऑर्डर का आया। तो आप सोच सकते हैं कि इनके बीच का फोर्स का कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 1 न्यूटन है, इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 1 न्यूटन है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा 2.4 इंटू 10⁻39 न्यूटन। इतना ज़्यादा फर्क है, ठीक है। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है अगर कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्स से।
तो आप चाहें तो और स्टडी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का तो आपको मिल ही गया, आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 10⁻41 के आसपास आ सकती है इसकी वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने बताया कि वेक्टर फॉर्म कैसे हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए देखिए यहाँ पर क्या किया है हमने, इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैं एक्सिस ले रहा हूँ, सपोज ये हमारी एक्सिस है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। ये ओरिजिन हो जाएगा फिर। तो एक चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, r1 पोजीशन वेक्टर पे रखा हुआ है, दूसरा चार्ज r2 पोजीशन वेक्टर पे रखा हुआ है। तो दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, दोनों के बीच का फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहली बात तो आपको वेक्टर एडिशन आना चाहिए, ठीक है। ये r1 है, ये r2 है, और इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे r21, ठीक है। ये कैसे आया, देखिए हमें पता है कि जब वेक्टर को ऐड करते हैं a प्लस बी तो रिजल्टेंट क्या होता है, r, ये होता है, ठीक है। सीधे टेल से हेड तक लेकर के जाते हैं फाइनल वेक्टर को, ठीक है। टेल से हेड तक लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये r जो होता है वो होता है a प्लस बी। r क्या होता है, r होता है हमारा a प्लस बी, दिख रहा है ना। r हमारा क्या है, a प्लस बी। वैसे ही तो r1 प्लस r21 क्या हो जाएगा, r1 में क्या ऐड किया हमने, इस r1 में क्या ऐड किया हमने, r21 ऐड किया। तो r21 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इनिशियल से फाइनल, ये रिजल्टेंट है, r2 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से r21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो r21 हो जाएगा r2 माइनस r1, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर आपको पता है कि अगर मुझे ए कैप निकालना है तो क्या होता है, a अपॉन मॉड ऑफ ए होता है, ठीक है। वेक्टर और उसी के मॉड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है। तो अगर r21 का यूनिट वेक्टर निकालना है तो r21 वेक्टर अपॉन उसी का मॉड, आप यहाँ पे मॉड भी लगा सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसका मॉड लगा, मॉड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वैसे ही अगर r21 ये है तो r12 क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट r1 माइनस r2। r21 इस तरफ है, अगर r21 इस तरफ है तो r12 किधर होगा, वो इस तरफ होगा, ठीक है। ये r21 है तो ये r12 होगा। तो अगर r21 हमारा r2 माइनस r1 है तो r12 क्या हो जाएगा, r1 माइनस r2, उसका अपोजिट, ठीक है, इसका अपोजिट। तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी, वेक्टर फॉर्म की बात हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए फोर्स क्या होगा, फोर्स किधर लग रहा है, 1 पर, फोर्स 1 पर लग रहा है 2 की वजह से। देखिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किधर लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। सपोज ये रिपल कर रहे हैं तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इधर लग रहा है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 उधर लगेगा, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है इनके बीच का क्या होगा, F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, ये जो स्मॉल के था हमारा, Q1 Q2 अपॉन R12 होल स्क्वायर इंटू R12 कैप। अभी R12 कैप का मतलब क्या है, ये बताना चाह रहा है कि जो फोर्स लग रहा है Q1 पर, जो फोर्स Q1 पर लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है, 1-2 की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और जो Q2 है उस पर किधर फोर्स लग रहा है, 2-1 की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ये 2-1 की डायरेक्शन है और ये 1-2 की डायरेक्शन, बस इतना ही है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ऐसे ही 2 1 को भी लिख सकते हैं जैसे हमने 1 2 को लिखा। अब इसमें आगे आते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 चार्जेस दे रखे हैं, यहाँ पर 2 चार्जेस दे रखे हैं और उनका पोजीशन वेक्टर भी दे रखा है। एक तो ओरिजिन पर ही है और दूसरा कहाँ पर है, एक हमारा ओरिजिन पर है, दूसरा कहाँ पर है, ये 1 1 1 पे है। तो इसका अच्छा पोजीशन वेक्टर फिर हम इसका हम वेक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो भी निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देखिए, तो एक बात तो समझ में आई आपको कि ये चार्ज कहाँ पर है, एक ये हमारा चार्ज है 0,0,0 पर है और एक है 1,1,1 पर। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है। तो अगर आपको R12 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो R12 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, R12 क्या हो जाएगा, R12 ये हो जाएगा 1 माइनस 0 I कैप 1 माइनस 0 J कैप एंड 1 माइनस 0 K कैप। ठीक है, तो ये R12 हो जाएगा हमारा, I प्लस J प्लस K आया। और इसका मॉड क्या होगा, मॉड आपको पता है AI, जो 3D वेक्टर होता है AI प्लस BJ प्लस C उसका मॉड क्या होता है, अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। तो इसका A कितना है 1 है, इसका B कितना है 1 है, C भी कितना है 1 है, तो अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। तो उसको यहाँ पर हम ऐसे रख सकते हैं। तो F12 कितना हो जाएगा, अब F12 हमारा हो जाएगा कितना, K Q1 Q2 बाई R² इंटू R12 कैप। तो हमने R12 कैप निकाल लिया है और उससे मल्टीप्लाई कर दिया फॉर्मूले से, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज आप और समझना चाहे तो समझ भी सकते हैं कि जो इसमें फोर्स है, ठीक है, जो इसमें फोर्स एक चार्ज देखिए हमारा क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, निगेटिव है। तो आपको R12 पता होना चाहिए और R12 पता होना चाहिए, तो F12 निकल के आएगा। ठीक है, R12 पता होगा। देखिए अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, आप F21 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है F21 पर यहाँ पे लिखा है 1 2। ऐसा क्यों, यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे 2 1 होना चाहिए था, बिकॉज F21 जो फोर्स लग रहा है वो R21 के अपोजिट लगेगा। क्यों लगेगा अपोजिट, बिकॉज ये अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पर वेक्टर अपोजिट लगा हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। ठीक है, तो ये वेक्टर अपोजिट लगा हुआ है कि जो फोर्स लग रहा है, जैसे मैं अभी बना के दिखा रहा हूं आपको, मान लीजिए चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा कि अगर मैं 1 पे निकालूंगा, ये हमारा चार्ज Q1 है और ये Q2 है, तो क्या होगा कि 1 पे किधर लग रहा है, 1 पे फोर्स किधर लगेगा, 1 2 की डायरेक्शन में लगेगा। किधर लगेगा, 1 2 की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, 1 2 की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन 1 2। ठीक है, इसको खींच रहा है। ठीक है, तो Q1 पे फोर्स किधर लग रहा है, 1 2 की डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो ये क्या हो जाएगा, ये सुपर इम्पोजिशन है, मतलब अगर मल्टीपल चार्ज दे रखे हैं तो एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, सपोज Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो Q यहाँ पे 3 चार्ज हैं, एक ये तो ओरिजिन है हमारा, ये Q3 चार्ज है, Q1 और Q2 है। तो Q1 Q2 एंड Q3 3 चार्ज हैं यहाँ पर। पूछा किस पे है, फोर्स Q1 पे, ये ध्यान देना कि किस पर पूछा गया है। तो Q1 पे पूछा गया है तो F1 निकालना है। तो F1 का जो ये F1 आ रहा है, ये दोनों का रिजल्टेंट होगा, F12 और F13। F1 ये होगा हमारा F13 और ये होगा F12 दे रखा है। ठीक है, ये F12, इन दोनों का सम होगा, ये प्लस ये, इन दोनों का वेक्टर सम। तो आपको पता है कि यहाँ पे इसको मैं R12 लिख रहा हूँ और ये R13 है और ये R12 है। ठीक है, तो ये फोर्स किधर लग रहा है, देखिए F1 जो लग रहा है
वो लग रहा है F12 इधर लग रहा है, आप देखिए F12 जो लग रहा है 13 की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, जो हमारा F12 है, ठीक है, F12 यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारा सॉरी ये 12 हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो F12 इधर लग रहा है इस तरफ, और F13 किधर लग रहा है, इस तरफ लग रहा है F13, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 ये इस तरफ लग रहा है। अब इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो हमारा नेट फोर्स आएगा, ठीक है, क्या आएगा, नेट फोर्स आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, 4 इक्वल चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁶ आर फिक्स्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू अदर 3। तो यहाँ पे जो एक हमें क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, ठीक है, किसी भी एक चार्ज पर, क्योंकि सभी सिमिलर चार्ज है तो किसी भी तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, और वेक्टर फॉर्म में चाहे तो वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक फोर्स हमारे पास कौन सा है, एक फोर्स हमारे पास है F3, एक है F1 और एक है F2, इन तीनों का सम लगेगा, F1 प्लस F2 प्लस F3। अगर किस पे निकालना है हमें फोर्स, इस पे निकालना है, ये चार्ज हमने लिया है, ठीक है, मान लीजिए सभी चार्ज तो सिमिलर है, ठीक है, सभी चार्ज क्या सिमिलर है, सभी का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 × 10⁻⁶ मैग्नीट्यूड है। तो एक इसकी वजह से फोर्स लग रहा है इस पर इस तरफ, और इसकी वजह से फोर्स इसी पे लग रहा है इस तरफ, और इसकी वजह से भी फोर्स लग रहा है, ये जो चार्ज है वो इस तरफ लगेगा, ठीक है, अवे फ्रॉम दी चार्ज, इसको इधर पुश करेगा इसी की लाइन में, ठीक है, ये अपनी लाइन में करेगा पुश, इन तीनों का सम करना है, इन तीनों का सम करेंगे वेक्टर सम, तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। और कैसे निकालेंगे, देखिए इन्होंने किया क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया है, ये वाई एक्सिस लिया है, ये अगर वाई, ये किधर F2 किधर लग रहा है आपको दिख रहा है, F2 वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये जे कैप आ जाएगा, F2 कितना आ जाएगा, जे कैप, देखिए यहाँ पे F2 जे कैप होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं F2 की वैल्यू जे कैप में आ रही है, ये देखिए F2 हमारा जे कैप में आ रहा है, और जो F1 है वो किधर है, निगेटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो प्लस आई होगा, और ये निगेटिव एक्स एक्सिस है उधर तो माइनस आई, तो F1 किधर आ रहा है, माइनस आई की तरफ आ रहा है, तो F1 किधर आ रहा है, माइनस आई की तरफ आ रहा है, ठीक है। ऐसे F3 के दो कंपोनेंट आएंगे, F3 का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल, तो जो हॉरिजॉन्टल है वो आएगा माइनस आई की तरफ, और जो वर्टिकल वो आएगा प्लस जे की तरफ। तो इसको अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो वेक्टर, मेरी वेक्टर वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर का रिजोल्यूशन जब हम दो से ज्यादा वेक्टर का सम करते हैं तो रिजॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। अगर केवल यहाँ पे दो ही वेक्टर होते तो हम जिसका यूज कर लेते √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा का यूज कर लेते, ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख करके आप समझ सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप जो है जो रेफरेंस क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपका एनसीईआरटी का 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.12 और 1.13 ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और जो मेरी वर्कबुक है उसमें से आप 2,16 वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं वो भी दे सकता हूँ, ठीक है। इसमें भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कि कभी कभी इक्विलिब्रियम पूछ लेता है, दो चार्ज के बीच में एक थर्ड चार्ज को हम लाते हैं, उस पर नेट फोर्स 0 कब होता है, ठीक है, क्या कंडीशन होती है, तो उसका शॉर्टकट भी है और उसका लॉन्ग कट भी है, ठीक है। तो बोर्ड में शॉर्टकट से तो करेंगे नहीं, पूरा करना पड़ता है, पर अगर ये मैं नीट जेई की बात करूँ तो उसमें आप शॉर्टकट से कर सकते हैं उसको, ठीक है। और ये जो वेक्टर फॉर्म का जो एप्लीकेशन है, अगर वेक्टर फॉर्म अभी आपको आया नहीं है तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेक्टर आप पढ़ लेंगे तब भी दोबारा आ जाएगा, रिवाइज करेंगे वेक्टर। अदरवाइज जो इसका एप्लीकेशन है वो सिंपल ही रहता है, ठीक है। जो आपने क्वेश्चन देखे होंगे वेक्टर फॉर्म की, अगर मैं बात करूं तो वेक्टर फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो उसके क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में ज़्यादातर नहीं आते हैं, आई और जे के फॉर्म में नहीं आता है, उसको बस सिंपल आपको दे देगा कि एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, एक यहाँ पे चार्ज है क्यू चार्ज, एक यहाँ पे क्यू चार्ज है,
और एक यहाँ पे क्यू चार्ज है। डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सभी का डिस्टेंस सेम होगा, एंगल्स भी सारे क्या होंगे, सेम होंगे बिकॉज इक्विलेटरल है। तो किसी एक चार्ज पर फोर्स पूछेगा, ठीक है। तो आप सिंपल कर सकते हैं इसको, प्रॉब्लम कोई नहीं है यहाँ पर। आप एक फोर्स F1 ले सकते हैं और दूसरा फोर्स F2 ले सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। सभी सिमेट्रिक है तो सब पे सेम फोर्स लगेगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पे दो ही फोर्स आ रहे हैं और इक्विलेटरल, तो एंगल कितना होगा, 60 है। दो ही फोर्स हैं तो आप इससे कर सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा कितना है, 60 है, और फोर्स भी सेम रहेगा बिकॉज डिस्टेंस सेम है। तो फोर्स के प्लेस पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फोर्स भी सेम ही रहेगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इसका रिजल्ट तो डायरेक्ट मैं बता ही सकता हूँ कि √3f आएगा सॉल्व करने पर, √3f आएगा। और f की वैल्यू कितनी होती है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, √3 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये ऑलवेज यही रिजल्ट आता है। इसमें देखिए वेक्टर फॉर्म है नहीं, आई और जे के फॉर्म में नहीं पूछा है, तो ये जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इस टाइप में ज़्यादातर आते हैं, 90% ऐसे आएंगे, वेक्टर फॉर्म में ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो आप नॉर्मली आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से निकाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।